नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों 370 पर बहस चल रही है। आप लोग इससे वाकिफ ही हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत में सबसे बड़ी बहस है। संविधान पीठ बैठी है इसको सुनने के लिए, जांचने परखने के लिए कि 370 के साथ जो हुआ वो संविधान के अनुकूल है या नहीं है। और इसी बाबत भारत सरकार भी अपना पक्ष रख रही है। लेकिन इस दरमियान आखिर सीजीआई ने ऐसी कौन सी दो बात कह दी, क्योंकि यह संविधान पीठ उन्हीं की अगुवाई में बैठी है, तो उन्होंने जो कहा उससे कांग्रेसी इकोसिस्टम में हलचल तो जरूर मच गई होगी। और ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो दो बातें, जो दो उनका ऑब्जर्वेशन है, वो दरअसल आप ये कह सकते हैं कि मूल पर चोट करने जैसा है। तब यह स्वाभाविक कौतूहल रहता है कि आखिर में सीजीआई ने जो कहा वो है क्या। तो उस पर हम आए। इससे पहले जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने संविधान पीठ के सामने बात रखी उसकी पहले चर्चा कर लेते हैं। और आप तो जान ही रहे हैं कि 2 रोज से वो अपनी बात रख रहे हैं। यानी शुक्रवार को उन्होंने बहुत कुछ चीजें बताई कि कैसे जो है ये विशेष नहीं है, और उसमें तमाम बातें उन्होंने रेखांकित की, तमाम दस्तावेज रखे जिसके जरिए ये बताने की कोशिश हुई कि कैसे ये विशेष नहीं है। उस रोज यानी शुक्रवार को एक बात यह भी आई थी कि ये जो जिन लोगों ने संप्रभुता अपनी पूरी तरीके से भारत के हवाले कर दी है, उन लोगों ने मर्जर एग्रीमेंट पे दस्तखत किया था। तब सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि ऐसा नहीं है। और आज यानी 11वें दिन जब इस पर बात शुरू हुई तो सबसे पहले तो वो दस्तावेज रखे गए जिसमें वो रियासतें शामिल हैं जिन्होंने मर्जर एग्रीमेंट पे दस्तखत नहीं किए थे। और ये एक बड़ा आर्गुमेंट दिया जा रहा था उन लोगों की तरफ से जो 370 के पैरोकार हैं और उनका मानना है कि इसे हटाया नहीं जा सकता। उन लोगों का जो कई तर्क रहा उसमें एक तर्क ये भी रहा कि चूंकि मर्जर एग्रीमेंट पे दस्तखत नहीं हुआ था इसलिए जो इंटरनल सॉवरेनिटी है जम्मू कश्मीर की, उसने भारत के सामने सरेंडर नहीं की थी। और इसी बात को काउंटर किया था सॉलिसिटर जनरल ने, भारत सरकार ने, कि नहीं ऐसा नहीं है। कई ऐसी रियासतें हैं जिन्होंने जो मर्जर एग्रीमेंट पर दस्तखत नहीं किया था, लेकिन इंटरनल हो एक्सटर्नल हो सारी सॉवरेनिटी उन्होंने जब उनका भारत के साथ समझौता हुआ तो वो सरेंडर हो गई। इसी बात का जो है प्रमाण सॉलिसिटर जनरल ने रखा ये दस्तावेज संविधान पीठ को देते हुए कि देखिए ये रियासतें हैं जिन्होंने मर्जर एग्रीमेंट पर दस्तखत नहीं किया था। ये तो एक बात आई। दूसरी 2-3 बड़ी चीजें वहां पर निकली जो एकदम से चौंका देने वाली रही। और ये आप देखिए कि भारत सरकार अभी जो तथ्य रख रही है, जो अपना आर्गुमेंट दे रही है, वो एकदम ये जाहिर कर रहा है कि किस तरीके का एक प्रपंच गढ़ा गया एक आप ये कहें 7 दशकों में। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पहली चीज तो जिसे जम्मू कश्मीर का संविधान कहा जा रहा है वो दरअसल भारत के संविधान का सबऑर्डिनेट है। एक दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो जिसे आप संविधान कह रहे हैं जम्मू कश्मीर का, वह महज एक कानून है और उससे अधिक कुछ भी नहीं है। एक और चीज उन्होंने बड़ी स्पष्ट की और ये इसे देखिए, इसे लेकर बड़ी भ्रांति रही, वो ये कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर खूब शोर शराबा हुआ और पक्षकारों ने ये कहा कि आप तो इसे हटा ही नहीं सकते। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अनुशंसा होगी, यानी 370 का 3 जो है, तो जब अनुशंसा होगी तभी आप कुछ इसमें कर सकते हैं। तो भारत सरकार का यह कहना हुआ कि नहीं, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये दरअसल एक तरह से आप समझिए कि ये लेजिस्लेटिव असेंबली और इससे अधिक इसका कोई अपना महत्व नहीं है। हालांकि
जब ये कहा गया कि ये संविधान सभा की बजाय आप इसे विधानमंडल कहिए, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इस संदर्भ में। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब ये बात आई तो सीजीआई की तरफ से बात उठी कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं तब बड़ा सवाल ये उठता है कि जब संविधान लिखा गया तो इसमें ये बात क्यों लिखी गई, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों लिखी गई, इसमें और लेजिस्लेटिव असेंबली लिख दिया जाता। ये सवाल वहां पर उठा। तब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि देखिए क्या है कि ये जो आर्ग्यूमेंट चल रहा है, इस आर्ग्यूमेंट में रिटन सबमिशन हो चुका है, और उस रिटन सबमिशन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हमने दरअसल इस बात को फ्लैग कर रखा है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है और इस कहे जाने के क्या मतलब है। फिर उसके बाद में सॉलिसिटर जनरल ने यह भी बताया कि किस तरीके से ये जो 35A है, ये 35A बाधा बना हुआ था यहाँ के लोगों के विकास में। और आप देखिए कि यही बिंदु है जिस पर सीजीआई ने जो बात कही वो बड़ी नागवार गुजरेगी उन पक्षकारों को, उन पैरोकारों को जो ये मानकर चल रहे हैं और जिनको ऐसा लगता है कि नहीं 370 के साथ कुछ हो नहीं सकता है। और उस संदर्भ में ये जो टिप्पणी है सीजीआई की वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और वो क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा एक तरह से, और ये कहा कब उन्होंने, ये भी मैं आपको बता दूं, ये दरअसल ये आर्गुमेंट दिया गया सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कि आर्टिकल, जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को कहा कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों को एक अलग कैटेगरी बना ली गई थी, इससे बाहर के लोगों को नौकरियों के आदि के मौके नहीं मिलते थे। इसी बात पर और उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 35A ने जम्मू कश्मीर के लोगों के मूल अधिकार को ही छीन लिया था। इसी पर डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनकी अगुवाई में संविधान पीठ बैठी है, वो कहते हैं एक तरह से आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर के लोगों के मूलभूत अधिकारों को ही छीन लेता था। ये कौन कह रहा है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं। आप 1954 का आदेश देख सकते हैं जो संविधान के पार्ट 3 पर लागू होता था। इसके चलते राज्य सरकार के तहत रोजगार, अचल संपत्ति की खरीद और राज्य के नागरिकों के तौर पर अधिकार जैसे मूलभूत अधिकार नहीं मिलते थे। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 16(1) सभी नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर की समानता की बात करता है, लेकिन आर्टिकल 35A उसे छीन लेता था। इस तरह से राज्य के स्थायी नागरिक का दर्जा पाए लोगों के लिए एक अलग कानून होता था और दूसरे लोगों के लिए अलग व्यवस्था होती थी। यही नहीं, आगे आप देखिए इसमें एक और चीज निकल कर आई। देखिए क्या है कि कई चीजें जो है अब धीरे धीरे यहां साफ हो रही हैं कि किस तरह से तमाम चीजें आगे चली। इसमें देखिए एक बात और सीजीआई ने कही, उन्होंने कहा कि 1976 में संविधान संशोधन की प्रस्तावना में जो संशोधन किए गए थे वो भी कश्मीर में कभी स्वीकार नहीं किए गए। इस तरह से सेकुलरिज्म और समाजवाद जैसी चीजों को कभी अपनाया ही नहीं गया। ये आप बताइए, ये उस जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। और अब देखिए ये दो बड़ी बात जो है वो सीजीआई की तरफ से आई। एक तो 35A को लेकर कि हाँ सचमुच ये तो अधिकारी छीन लेते हैं, और दूसरा ये कहा ही जाता है कि साहब ये तो इन लोगों ने जोड़ा ही नहीं, स्वीकार किया ही नहीं। उसी बात को एक तरीके से इसको जो है आगे बढ़ाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस तरीके से अगर आप देखें तो ये जो बहस चल रही है वो बहस दरअसल ऐसा लग रहा है कि अब उस दिशा में बढ़ चली है जहां अभी मैं नहीं कहूँगा कुछ कंक्लूड होने जा रहा है, लेकिन जो दिशा है और जो संकेत है वो बहुत साफ है कि ये 370 पर
होने क्या जा रहा है। हालांकि अपने कई दर्शक ये बात कह रहे हैं कि नहीं, ये तो एक तरीके से आप कहिए कि समय की बर्बादी है, लेकिन मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि ये बहुत अच्छा हुआ जो इसे चुनौती दी गई, और अब चुनौती देने की वजह से वो पूरा प्रोपोगेंडा जो तैयार किया गया था वो प्रोपोगेंडा बाहर आ रहा है। अब जैसे मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। देखिए, हम लोग पीछे भी बात की कि कहा गया कि साहब बड़ा विशेष दर्जा है चूंकि इनका अपना संविधान है। इनका अकेला अपना संविधान थोड़ी ही था, 62 रियासतों का संविधान था। 62 रियासतें थी जिनका अपना संविधान था। 286 रियासतें संविधान बनाने में जुटी हुई थी। ये तमाम बातें इसलिए निकल कर आई चूंकि बहस हो रही है। ये बात इसलिए निकल कर आई कि सरदार पटेल नाखुश थे क्योंकि बहस हो रही है। भाई, सरदार पटेल ने आपत्ति जाहिर की कि इस तरह से आप किसी रियासत को विशेष दर्जा नहीं दे सकते, और उन्होंने बकायदे गोपाल स्वामी अयंगर को पत्र लिखकर कहा। और फिर जो विष्णु शंकर की किताब है उसमें तमाम चीजें सामने आती हैं जिसका आप एक तरह से कहें कि कोर्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट किया। यानी ये जो तमाम चीजें हो रही हैं वो ये बता रही हैं कि किस तरह से विद्रूप किया गया हिंदुस्तान के इतिहास को, वो चाहे जम्मू कश्मीर का रहा हो या पूरा ही रहा हो। चूंकि जम्मू कश्मीर को लेकर जिस तरह की एक आप कहें कि भ्रांति रही, वो कम से कम हट तो रही है। अभी देखिए, अभी हमने शुरुआत में ही कहा कि मर्जर एग्रीमेंट जो है वो ऐसा नहीं है कि जिसने किया था उसने ही अपनी इंटरनल सॉवरेंटी सरेंडर की थी। जिसने नहीं किया था उसने भी इंटरनल सॉवरेंटी सरेंडर कर दी, चूंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही यह व्यवस्था थी कि जो महासंघ का हिस्सा बनेगा वो अपनी संप्रभुता ब्रिटानिया हुकूमत के सामने को सौंप देगा 1935 में। और तब तो ब्रिटेन की सरकार थी, महारानी की। यानी ऐसा कुछ भी विशेष नहीं था जो जम्मू कश्मीर के पास रहा। हां, बस एक ही चीज विशेष था कि जो शासक थे वो अलग थे और जो वहां की आवाम थी वो अलग थी। यही एक अंतर था। और आप देखिए किसी अंतर को किस तरह से विशेष कर दिया गया। और जो कहा जाता है ना कि वो सांप्रदायिक हैं और वो कम्युनल है, क्या इस सोच के आधार पर जिस राज्य, जिस रियासत को और फिर बाद में जिस राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए सोचा गया हो, क्या इस तरह की सोच रखने वाले और ऐसा कार्य मूर्त रूप में करने वाले सांप्रदायिक सोच के नहीं है? ये बड़ा सवाल है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।